मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। CNIC की आड़ में लोग अपने वो मसाइल जो कि कुछ और हैं उनको हल करना चाहते हैं। 13 जुलाई की हड़ताल के नतीजे में भी उन्होंने अपने इक़दामात को वापस ना लिया तो पाकिस्तान की ताजर बिरादरी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस मुल्क का शटर भी बंद करेगी, इस मुल्क का पहिया भी जाम करेगी। इस मुल्क को कामयाब अगर करना है तो फिक्स टैक्स का निज़ाम ले आए। हम छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के 200 मिलियन लोगों में से लगभग 1 कुछ मिलियन टैक्स पेयर्स हैं। वो टैक्स पेयर्स भी नहीं हैं, वो टैक्स रजिस्टर्ड हैं। वो टैक्स पेयर्स इसलिए नहीं है इसलिए कि उनमें से तकरीबन आधे जो हैं वो हुकूमती और सरकारी लेवल के अलग अलग लेवल्स पे मुलाजिम हैं। उनकी तनख्वाह से कट के रियासत उन्हें उनका इनकम दे देती है, जो कटती है तो उनको टैक्स पेयर हम करार देते हैं। बचते हैं कोई 6-8 लाख लोग जिनकी औसत सेल्स टैक्स, जिनकी औसत जो अपनी आमदन पे टैक्स देते हैं वो कोई 10,000 रुपये सालाना लगभग देते हैं, यानी कि नहीं देते। ये उन सब लोगों को इंक्लूड करता है जो कि प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को इंक्लूड करता है जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जॉब में है, जिस तरह हमारा टेलीविज़न का इदारा है। इन सब लोगों को इंक्लूड करने के बावजूद 200 में से एक पाकिस्तानी जो है वो टैक्स जबरन ही सही देता हो, लेकिन इस तरह देता है। इन लोगों में मतलब आप बात डायरेक्ट टैक्स की कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बात, इनकम टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स देने के लिए हम एम्प्लॉयड लोगों के अलावा जब रियासत कहीं इधर उधर देखती है तो नज़र पड़ती है मैन्युफैक्चरर्स पर, जो कि पाकिस्तान के अंदर गलती से ही सही लेकिन कुछ बना रहे हैं। यानी कई ऐसी जगह पे कोई उनकी ऐसी बिज़नेस एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ से वो उठ के भाग नहीं सकते जब टैक्समैन आए। यानी कि वो कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं, टायर मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़ा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं। परमानेंट प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस, परमानेंट प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस। और उन बेचारों का स्टॉक आप नाप सकते हैं कि उनके गोदाम के अंदर अगर 3 टन गया तो रियासत जो है बड़े आसानी से कह सकती है इसका कुछ तो किया होगा आपने। तो उन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर हमारी रियासत जो है वो तारीखी तौर पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है टैक्स का। और जवाज़ ये पैदा किया जाता है, डाल सकती है क्योंकि डाल सकती है, क्योंकि आसान है। जवाज़ ये पैदा किया जा सकता है कि आगे जब आप बेचोगे तो वहाँ पे सेल्स टैक्स लेके उसको नेट ऑफ कर देना और एडवांस टैक्स लेके आगे से पूरा कर लेना। वो बहरहाल होता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ताजिर तबका है पाकिस्तान में जो कि होल सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और ख़ास तौर पर रिटेलर है, जो कि ख़ुद बनाता कुछ नहीं है, उसकी तिजारत करता है, उसको ख़रीदता है और बेचता है। इन नंबर्स के लिए वहीद साहब मेरे ख्याल से इसीलिए सेल्स टैक्स जो है वो एक बहुत बड़ा इशू सदा ज़माने से चलता आया है। पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख कारोबार हैं और पाकिस्तान में ही 50,000 भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबार नहीं है। यानी कि 39,50,000 ऐसे कारोबार हैं जिनका हमें पता है कि कारोबार है, जिनका हमें पता है प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, लेकिन वो सेल्स टैक्स के नेट में नहीं है। जब इन लोगों को सेल्स टैक्स के नेट में लाने के लिए RGST जब भी हम अखराज लेने जाते हैं दूसरे ममालिक से, क्योंकि इस तरह किसी भी मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता, हमारा भी नहीं चलता, जब भी जाते हैं वो एक बात कहते हैं कि आप अपना सेल्स टैक्स का निज़ाम कम से कम ठीक कर लें, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो निज़ाम जब हम ठीक करने आते हैं तो वैट लगाने की कोशिश करते हैं। तो PML नून की अपोजिशन में जब होती है, ये पीपल्स पार्टी के ऊपर आखिरी दफ़ा फ़र्ज़ रखा गया था, तो PML नून एहतजाज करती है। अव्वल तो इसलिए कि उनका वोटर और सपोर्ट बेस है, और दोयम इसलिए कि ये पाकिस्तान के सबसे पावरफुल तबका है, ये ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का, जो कि इतने सारे हैं, जो कि पॉलिटिकल रिजीम्स को सपोर्ट करते हैं और जिनका कोई शौक़ नहीं है हमारे टैक्स नेट में आने का। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे अब एक बार फिर से गरीब होते हुए एक मुल्क को एक नाजुक मोड़ पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से IMF के पास जाना पड़ा है। और IMF की हस्ब मामूल यही रिक्वायरमेंट है, आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं और सेल्स टैक्स नेट बढ़ाएं। वहीद साहब इस दफ़ा शबर जैदी साहब FBR के चेयरमैन हैं, वही सारी बातें जो हम 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं एक बार फिर से वो सामने रखे जा रहे हैं। आपकी इजाज़त से हमारे फाइनेंस रिपोर्टर हैं अशरफ खान साहब, वो जो मेजर नुकात सामने आए हैं उनको अगर हमारे लिए एक्सप्लेन कर दें, और फिर इसमें इतनी ख़राबी क्या है कि तमाम ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, आधी से ज़्यादा जो हैं वो आज हड़ताल पे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो क्या प्रपोजल्स क्या हैं अशरफ साहब? अस्सलाम वालेकुम सर, अगर सिचुएशन देखें इस वक्त गवर्नमेंट जो है तमाम टैक्स सिस्टम को डॉक्यूमेंट्स करने जा रही है, तो इसके लिए पहली शर्त जो उन्होंने कहा है, ताजिरों ने वो कहा है कि 50,000 से ज़ायद की जो फ़रोख्त होगी
उसकी सेल रसीद के साथ जो भी खरीदार हो उसका शनाख्ती कार्ड लगाना। आपकी बात से पहले एक चीज़ वाज़ेह हो जाए कि उन्होंने जो लोग टैक्स दे रहे थे उन पे टैक्स का बर्डन बढ़ाया नहीं है। नहीं, बढ़ाया नहीं है। इस इकदाम के ज़रिए से उनका जो है वो एम ये है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, जो उन पे टैक्स ऑलरेडी लगता था और नहीं दे रहे थे, तो वो वाला टैक्स दें जो ऑलरेडी उनको देना चाहिए। जी, तो ये क्लियर हो जाए कि ये नए टैक्सेस नहीं है। जी, ये आवाम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ये वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। नहीं, आवाम तो है ना, ये भी आवाम का हिस्सा है। जी सर, आवाम तो हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, अगर बताएं कि फेडरेशन हाउस की भी एक रिपोर्ट थी 2017 की और टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट जो सर्वे, मुल्क भर में दुकानें कितनी FBR को भी नहीं पता है, तो ये बताया था उन्होंने कि तकरीबन सर्वे के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद जो हैं दुकानें हैं जो कि टैक्स नेट में, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी है, होलसेलर भी है और रिटेलर भी है। तो इनको टैक्स नेट में या डॉक्यूमेंट करने के लिए प्लान किया है। इसमें क्या होने जा रहा है कि जो भी ये फ़रोख्त करेंगे 50,000 रुपये से ज़ायद माली की कोई चीज़ भी, तो उसकी सेल रसीद बनेगी और उसके ऊपर जो शनाख्ती कार्ड लिया जाएगा। ये शर्त ये नहीं मानने के लिए तैयार है। एक सेकंड भाई साहब, ये इसके ऊपर मैं आपकी राय चाहूँगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा की जो तिजारत हो उसको करते करते रसीद के ऊपर जिसने ख़रीदारी की है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाए एंड फॉर पोस्टेरिटी उसके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी ले ली जाए। ये इसके ऊपर जो उनकी तरफ से डिफेंस आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है कि हम इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने दे सकते, यानी कि वो अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि फिर हम मजीद चोरी किस तरह करेंगे अगर ये सब कुछ हमें करना। देखें, डॉक्यूमेंटेशन जो करनी पड़े जिससे कि टैक्स नेट बढ़ रहा हो, तो दैट इज जस्ट जरूरी है। इट्स पार्ट ऑफ योर ऑब्लिगेशन टू द स्टेट, इट्स पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये मिनिमम कॉस्ट में आएगी है कि अगर आपने बिजनेस करना है, ये तो ऐसी बात है कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ रहा है और मुझे 4-5 बंदे रखने पड़ेंगे। ये भी एक जवाब पेश किया जाता है कि मुझे अकाउंटिंग के लिए फिर लोग रखने पड़ेंगे, तो ये मेरे बस के बाहर है। जी सर, दूसरी और मुझे अगर इसमें देखें, इसके साथ साथ देखेंगे कि आपने पूरे पाकिस्तान में अगर हम कहीं तो जो स्मगलिंग का सामान है खुलेआम बिक रहा है, टायर की बात करें, कपड़े की बात करें, कोई चीज़ भी हो स्मगलिंग खुलेआम, उसमें स्मगलिंग से मुराद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक अंदाजे के मुताबिक 500 अरब रुपए का नुकसान होता है जो स्मगलिंग का सामान होता है, जगह जगह बिक रहा है। तो वो है जो टैक्स नेट में नहीं है, और वो अगर आए सिस्टम में तो उससे फ़ायदा। ये सेल टैक्स से इनको बताना पड़ेगा जो ताजिर हैं कहाँ से माल ख़रीदा, किससे माल ख़रीदा और किसको बेचा है, कहाँ से ख़रीदा उसकी इनवाइस बनेगी, किससे ख़रीदा उसकी इनवाइस आएगी। अब यानी अब बट इसमें चेंज क्या है? वो तो पहले भी करना यही होता था, वो करते नहीं थे। तो अब इस दफा फंसेंगे कैसे? हाँ सर, फंसेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपने पहले बताया कि 40,000 भी नहीं है हमारे जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। दुकानें देखें, 50 लाख दुकानें हैं। अगर वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो अमाउंट अगर आप देखें तो 50 लाख लोग जब सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो तमाम डाटा, कौन सा माल कहाँ से खरीदा, और जाहिर है कि जब वो खुद आ जाएंगे उस नेट में, तो जिससे वो फिर डील करेंगे तो उनके भी फ़ायदे में होगा कि उसका शनाख्ती कार्ड लेके 50,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है उसको लिखें, क्योंकि सेल्स टैक्स में इनपुट और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट के लिए उनको ज़रूरत होगी कि वो भी फिर टैक्स दे रहा हो। एक दफ़ा आप आ गए नेट में तो आप मतलब फर्जी तौर पे तो आप चाहेंगे ना कि पूरी चेन में सब आए, चेन में सब फंसे, या फिर कोई भी ना फंसे, या फिर कोई भी ना फंसे, लिहाजा सब हड़ताल में। अच्छा अशरफ साहब, ये रजिस्टर किस तरह होंगे? शनाख्ती कार्ड के बेसिस पे होंगे? शनाख्ती कार्ड यानी कि आप वो नादरा में जाएंगे और बायोमेट्रिक करेंगे, उसके बाद उनकी डायरेक्ट जो है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगी शनाख्ती कार्ड के बेसिस। शनाख्ती कार्ड के बेस पे। अब ये एक दफ़ा जो भी होगा, दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर जो कि इस वक्त कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो कितने का कारोबार करता है सालाना, महीना, इसका एक हजम लगा लिया जाएगा। जी अच्छा, और इसके साथ अगर देखें, एक तो ये है, इसके साथ जो उनका सवाल उठ रहा है कि जो फिक्स टैक्स की गवर्नमेंट ने बात की, ताजिर भी कह रहे हैं हम फिक्स टैक्स देने के लिए तैयार हैं। फिक्स टैक्स क्या है कि जो टोटल मेरा रकबे के हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, लेकिन वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि रकबे के हिसाब से जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये वाला टैक्स आप फिक्स टैक्स करें कि एक शटर के हिसाब से लें या हमसे आप डिसाइड कर लें कि जो हमारी सेल है। अच्छा, ये एक सेकंड ज़रा वही साहब, आम ज़बान में इसको कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। यानी आप कह रहे हैं हम टैक्स भी नहीं देंगे तो कोई फिक्स टैक्स का तरीका लगा लें, और फिर जब आप कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स का तरीका लगा लें और हुकूमत लगाने को तैयार है रकबे के हिसाब से, तो आप कह रहे हैं नहीं, शटर के हिसाब से। फिक्स टैक्स में भी ज़्यादा गुंजाइश होती है। जो हमने जनरली फिक्स टैक्स रेजीम्स देखी हैं उनमें टैक्स अमूमन ऑन एवरेज फिर भी कम दिया जाता है कंपेयर टू द एक्चुअल टर्नओवर। सिंप्लीफाइड वन विंडो सिनेरियो होता है।
आप किसी एक चीज के ऊपर फर्ज लगा के। मोई साहब, इनको एक और एडवांटेज मिलता है कि इनको पहले से पता होता है कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, लिहाजा कॉस्ट ऑफ बिजनेस में उसको ऑलरेडी इंक्लूड करके तिजारत हो सकती है। अच्छा, और विद होल्डिंग का भी एक पॉइंट है जी। विद होल्डिंग एजेंट ये कह रहे हैं हमें बना दिया गया है। विद होल्डिंग एजेंट से मुराद के डिस्ट्रीब्यूटर से जो माल खरीदेगा, होलसेलर से जो खरीद के जो रिटेलर खरीदेगा, इनका जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो है विद होल्ड करेगा वो 4.5% तक। यानी कि वो एक फर्जी तौर पर जितना मुनाफा कमाया जाएगा और उस मुनाफे पे जो टैक्स देना है उसको 1 से लेके आधे से लेके 4.5% तक वो रिटेन करेगा आपके लिए, आपका आधा फर्ज पूरा करने के लिए। इसमें फर्क क्या है? पहले भी ये था। नहीं, विदहोल्डिंग एजेंट्स नहीं थे आप, मैंडेटरी विदहोल्डिंग एजेंट नहीं थे। एज अ ट्रेडर आप आगे कुछ बेचते थे तो आप इस बात का अंदाजा लगाते हुए विदहोल्डिंग करते थे इनकम टैक्स पे, आप उनका सेल्स टैक्स काटते थे क्योंकि आपने पीछे सेल्स टैक्स एडजस्ट करना था, लेकिन ये उम्मीद से आप उनका इनकम टैक्स नहीं काटते थे। इनकम टैक्स का विदहोल्डिंग एजेंट की रजीम थी ही नहीं। सिंस सेल्स टैक्सेस के अंदर एक विदहोल्डिंग एजेंट की अंडरस्टैंडिंग है। पहले सेल्स टैक्स की थी, अब दोनों की है। नहीं देखिए, सेल्स टैक्स विदहोल्ड नहीं कर रहे थे आप, सेल्स टैक्स तो आप ऑफसेट कर रहे थे, आप अपना फर्ज पूरा कर रहे थे और पीछे जो आपके साथ किसी ने फर्ज पूरा किया हुआ था उसके साथ आप ऑफसेट कर रहे थे, तो आप विदहोल्ड कुछ नहीं कर रहे थे। इनकम टैक्स में विदहोल्ड सिर्फ इदारा वो करता है, जिस तरह अगर समा टेलीविजन है तो वो अपने एम्प्लॉइज का विदहोल्ड करता है, जिस तरह सब एम्प्लॉइज का एट सोर्स टैक्स कटता है। लेकिन यहाँ पर हर ताजिर भी अब विदहोल्डिंग का फर्ज उसके ऊपर आ गया है, जिस तो तरह लाजमन एक हद तक जो है वो टैक्स इनकम जो है वो काटेंगे, ऑलरेडी कट चुका होगा आपकी फाइलिंग और डिक्लेरेशन से। जिस तरह बिलफर्ज हम वकीलों के लिए जब एक पेमेंट आती है लीगल फीस की, तो जो लीगल फीस दे रहा होता है उस पर मैंडेटरी होता है कि वो विदहोल्ड करे एक हिस्सा, हमारी इनकम तसव्वुर करके, हमारी इनकम या हमारा मुनाफा तसव्वुर करके वो एक हिस्सा विदहोल्ड करे। अब हमारी इनकम मजमूई तौर पे साल के एंड में या तो उससे अगर ज़्यादा हो तो हमें और टैक्स देना पड़ता है, अगर कम हो तो हम रिफंड। इसी तरह अब हर ताजिर के ऊपर भी वही फ़र्ज़ है जो हर प्रोफेशनल पे आज तक फ़र्ज़ था, और उतना फ़र्ज़ नहीं है जितना एक प्रोफेशनल पे होता है, उससे आधे से भी कम है। और कहीं कहीं आधे से अभी भी कम क्यों रखा है? क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग पेन्स अफोर्ड कर रहे हैं। नहीं, और दूसरी बात भी है कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर शराय प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेडिंग के अंदर शराय प्रॉफिट कम होता है, लिहाजा एक पूरी चीज़ की कीमत के ऊपर 4.5% या आधा फीसद लगाना भी बज़ाहिर आपको नंबर कम लगे, लेकिन जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। तो अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, जो एक और शर्त लगाई गई है वो है होलसेलर और रिटेलर के दरमियान जो होगा टर्नओवर टैक्स भी लगा दिया गया 1.5%। वो भी इनको जो शरह है ये 1.5%, उस पर भी उनको सवालात हैं कि बहुत ज़्यादा इसको कम किया जाए, ये भी ज़ालिमाना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टर्नओवर ये होगा क्योंकि ये पहले आमदनी जो इनकी होती थी वो टैक्स में नहीं थी, वो दिखाते थे अपने अखराजात और नुकसान दिखा के, वो कोई भी मुनाफे में नहीं होता था पाकिस्तान, कोई भी नहीं होता है। तो एक चीज़ जो मैं समझ पाया हूँ, इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है जहाँ जायज़ हो। नहीं, जो वो तो आपकी एक सब्जेक्टिव असेसमेंट हो सकती है, लेकिन जिसमें वो ताजर ये कह रहा हो कि सर जो आप नेट में लाने के लिए कर रहे हैं वो नेट में लाने में मदद नहीं करेगा, गैर ज़रूरी है, ओनरस है, बर्डन सम है, ज़्यादा उनको एतराज़ ये कि इसकी हजम ही गलत है, मतलब हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब हमें सही देना पड़ेगा। मतलब एक दो ऐसी चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि गेज जो है वो टैक्स का प्रॉपर्टी का रकबा नहीं शटर होना चाहिए, जबकि मैं तो समझता हूँ कि दोनों सूरतों में उनका फिर भी गेन है, इवन प्रॉपर्टी में गेन है क्योंकि फिर भी कम देंगे वो टैक्स, लेकिन देना तो होगा। प्रॉपर्टी का रकबा का भी हिसाब अभी तक तो दे ही नहीं रहे। प्रॉपर्टी के रकबे का भी हिसाब इस तरह लगाया जाएगा मार्केट टू मार्केट, यानी कि अगर आप स्टील मार्केट में जाएंगे तो एक लोहार की मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी के रकबे के हिसाब से अलग कीमत लगेगी। अगर आप मोबाइल फोन बेच रहे हैं तो छोटे रकबे में आप ज्यादा फोन बेचते हैं। अच्छा, फोन्स के ऊपर भी वैल्यूएशन की एक इशू आया है जी। वो जो फ़ोन के, जैसे हम कराची में बात करें तो सदर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मुकम्मल तौर पे आज बंद थी, वो भी आज बंद है पूरी मजमूई तौर पे। तो उसमें जो उनके सवालात ये उठाए गए हैं कि जो पीटीए की जानिब से जो इनके किट मोबाइल यानी स्मगल मोबाइल जो आते थे। अच्छा, जब ये पहले ये बताएं कि कई दफ़ा ये होता है ना, हड़ताल हुई, दुकानें बंद हुई, मुल्क को नुकसान हुआ, तो वो इसलिए कहा जाता है कि भाई इतने खरीदो फरोख्त नहीं हुई लिहाजा टैक्स जमा नहीं हुआ, तो ये तो वैसे ही नहीं टैक्स देते थे तो फिर नुकसान क्या हुआ इनकी स्ट्राइक का? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर वही है अगर इसको हम देखें तो हड़तालों का फर्क क्या, यानी कि आप एमक्यूएम ने जो 15 साल कराची के साथ किया है उसका भी आप जवाब दे रहे हैं कि इतना मसला नहीं था। नहीं, मतलब मैं तो समझना चाह रहा हूँ कि अगर वो पहले नहीं टैक्स दे रहे थे, कुछ तो दे ही रहे होंगे, लेकिन कम देते थे बहुत। और इन सब के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो आखिरी वाले पे वो खड़े हुए हैं कि उनका कहना है कि हमें अब हर साल इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा,
इसके बाद हर 6 महीने बाद विदहोल्डिंग टैक्स रिटर्न देना होगा और सेल टैक्स हर माहवार ट्रेडर को उनका ये कहना है कि वकीलों की चांदनी हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये बात क्लियर करना जरूरी है, ये तमाम रिटर्न्स आप 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ये तमाम रिटर्न्स को फाइल करने की मजीद आसानी हुकूमत करती आई है, इस हद तक कि अगर आप तिजारत करने के अहल हैं तो आप ये रिटर्न फाइल करने के भी अहल हैं, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। और एग्जैक्टली कि ये उस कॉम्प्लेक्सिटी की या उस तरह से लॉ रिलेटेड बात नहीं है कि एक कमर्शियल आदमी जो तिजारत करता है वो खुद ना समझ कर सके। ज़ाहिर है कानून का आंसर तो हर चीज़ में है, इसमें भी है, टैक्स आपने देना है, टैक्स का लगना, उसका देना, सब कानून उसको गवर्न करता है। लेकिन एक कमर्शियली माइंडेड बंदे के लिए ये समझना कोई इतनी मायूब बात नहीं है। वैसे समझ के भी ना समझ बन जाना जो है वो एक अलग। आपको पता है एक दलील जो दी थी, मैं उन साहब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी एक दलील ये थी हमें वाईफाई लगाने पड़ेंगे, हमें कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। मतलब वो इस तरह बात कर रहे थे कि अगर आपने हमें जो है वो 21st सेंचुरी में आना पड़ेगा, अभी कोई कितने 19 साल बाद नहीं, और वाईफाई और कंप्यूटर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, वही स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन काफ़ी हैं, वो उन्हीं फ़ोन्स के ऊपर से ये सारी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। और ये एफबीआर का स्टांस है कि हम इसको मजीद आसान ही करेंगे, मजीद मुश्किल नहीं। अब इसमें अगर मैं ये पूछ सकूं, और दोनों में कोई भी जवाब दे सकता है, कि बज़ाहिर लगता ये है कि जब कोई भी इस्लाह आती है तो उसको थोड़ा सा आराम से यूज़ टू करके लाया जाता है। एकदम से अगर आप एक ऐसे बंदे को जो कभी एक्सरसाइज ही उसने नहीं की, अगर आप उससे बोलें कि भाई आपने 40 मिनट जो है अभी दौड़ना है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही, मुझे तो इसके अलावा कोई इशू नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा। ज़ाहिर है मैं आई एम नो एक्सपर्ट एट दिस, बट एज फार एज गेटिंग समवन यूज्ड टू इज कंसर्न, वहाँ पे एक दूसरी दलील ये आती है कि आप एकदम से ना स्मोकिंग छोड़ें तो आप रोज़ एक कम करके नहीं छोड़ सकते। एक और चीज़ भी है, अगर आपको स्मोकिंग छुड़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर, एफबीआर, दीगर फोर्सेस और तमाम अपोजिशन के लोग या तो गायब हों और ये सब लोग एक पेज पे हों, एक पेज पे आपके सामने आके बैठे और कहें तो आपने करना है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। देखिए पीएमएल नून का बहुत ज़्यादा प्रेशर था पीपल्स पार्टी पे जब आखिरी दफ़ा ये चीज़ संजीदगी से ट्राई हुई थी। फिर पीएमएल नून की हुकूमत आ गई, उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, ये हम बड़े आसानी से कह देते हैं पीपल्स पार्टी का जयला रोड पे आ जाता है, पीएमएल नून का नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ताजिर है। इस वक्त पीएमएल नून का जो जितने ये ट्रेडर्स अफेक्टेड हैं, ये पीएमएल नून के वोटर हार्टलैंड है। नहीं, बट इसमें पीएमएल नून का सियासी स्टांस क्या है? नहीं, पीएमएल नून का सियासी स्टांस यही है कि मुल्क दुश्मन बजट है, मुल्क दुश्मन बजट है, और वो ये कह इसलिए रहे इसलिए कि उनका ट्रेडर अफेक्ट हो रहा है। और वो अगर पीएमएल नून इस वक्त अगर कोई ऑपोजिशन माउंट करना चाहे, बात उन्होंने की है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नॉट दैट आई एम अवेयर, बट इंडिपेंडेंटली इस ट्रेडर को आइडेंटिफाई वो अगर करेंगे फॉर मोबिलाइजेशन, तो नाउ इज द टाइम फॉर दैम। लेकिन पीएमएल नून की ऑपोजिशन इस वक्त कदरे वीक है, जिस तरह की पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती थी उस तरह की उसका अशर वशीर भी नहीं है, फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। लिहाजा पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो आप मुकमुका कहते थे, फिर अभी तो मुकमुका नहीं है ना? नहीं, मुकमुका नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीएमएल नून ने वैट को जिस तरह अपोज किया था वो मुकमुका नहीं था। पीएमएल नून ने एक एग्जिस्टेंशियल इशू की तरह बनाकर उसको अपोज किया था, और वो था उनके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू, बहुत ज़माने बाद ताकत में आए थे। असल में लोगों को ये समझना चाहिए कि देखें, एक मुल्क जो है, जिस तरह आप हैं, आपकी जॉब ही आपकी आमदनी है, उसी तरह टैक्सेशन ही किसी मुल्क की आमदनी है। ये मुल्क अपने अखराजात पूरे किस तरह करता है, वो टैक्स से ही करता है, चाहे वो इम्पोर्ट पे टैक्स लग रहा हो या किसी और चीज़ पे। वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रेवेन्यू से ही कलेक्टिव गुड्स या रोडें या बाकी जो चीज़ें प्रोवाइड करता है एक स्टेट, वो इसी तरह करता है और कोई तरीका नहीं है उनके पास। तो अगर हम टैक्स नहीं देंगे, जो कि हम सबको आदत लगी हुई है कि हम पूरा टैक्स नहीं देते, तो ये मुल्क आगे जो है ना अब चल नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो ये होना तो है। मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही तरह लोगों को फेमिलियराइज करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलें कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं है, ये आपका मुल्क है जिसको आप टैक्स दे रहे हो अपने गुड्स के लिए, यानी आप दिखाओ कि आपने काम भी करना है और उनका काम करना है, आपके बच्चों को ही फ्री स्कूलिंग मिलेगी, आप ही के, और ये आपका चॉइस नहीं है, ये आपका फर्ज है, ये आपका फर्ज है, लेकिन ये आपका फर्ज है अपने मुल्क और अपने बच्चों के लिए करना। आई थिंक ये, और ये हो क्या रहा है, नहीं वो तो है ज़रूरी, बट हो क्या रहा है इसको भी एक एजुकेट करना चाहिए। इस पे जो है टेलीविजन पे एयर टाइम खरीद के, रेडियो पे एयर टाइम खरीद के, इंटरनेट पे हर जगह इसकी एजुकेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ एजुकेशन का देखें टैक्सेशन पे क्या फ़र्क है और सियासत पे, कि हमारे जो गरीब अवाम है वो ये समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनको इस बात का
की तरफ बेदार ही नहीं हुए हुए कि जो सेल्स टैक्स है वो किस तरह उनकी कमर तोड़ता है। वो समझते हैं टैक्स तो अमीरों को मसले, हमारी तो कमाई महीने की 15,000 रुपए, तो टैक्स तो हमारा मसला नहीं। बट वो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। क्यों ज़्यादा दे रहा है? क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट टू हिज इनकम, जिस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेल्स टैक्स चाय पीने पे दे रहा है, बस पे बैठने पे दे रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है। लेकिन वो पॉलिटिकल इशू कभी नहीं बनाएगा इसको, उसको समझ ही नहीं है, हमारी एजुकेशन ही नहीं है। ये जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होनी है और ये फिर रसीदों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस आने हैं, इसके अंदर कोई हमारे स्मार्ट CNICs का इस्तेमाल करने की बात आई है? सर जो ये कह रहे हैं, जो सिस्टम देखा होगा हमारा नया शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज, क्योंकि ये जो मरहला वार जो है ये सिस्टम होने जा रहा है, उसके अंदर ये वाला चिप है। आपने कभी आज तक ये वाला चिप इस्तेमाल किया है वैसे भाई साहब? नहीं, इस्तेमाल नहीं किया। मतलब कभी आपको कहीं इस्तेमाल करने की पोजीशन में भी लाई है रियासत के, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हुए चेक कर लें कि आपके नाम पे जो बिल है, मुल्क छोड़ते हुए चेक कर लें, जिस तरह अगर आपका रेजिडेंस कार्ड कहीं होता है और उसके अंदर स्मार्ट चिप होता है, तो आप मुल्क में वापस आते हुए चिप यूज कर लें, ना कि एक लाइन में लग के अपने पासपोर्ट को ठप्पा लगवाएं। कभी आज तक इस्तेमाल हुआ है? दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सिस्टम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो हम बेसिकली करोड़ों पाकिस्तानी, जितने पाकिस्तानी 18 साल की उम्र से ज्यादा हैं, उनके पास ये कार्ड तो है और चिप एंड पिन भी है, लेकिन आज तक चिप एंड पिन इस्तेमाल नहीं हुई। किसी ने उनको बताया, समझाया नहीं है कि करने के क्या फ़वाइद हैं, किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे और वगैरह। ये चिप एंड पिन सिस्टम को अभी तक ना सेल्स टैक्स के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ना ये इनकम टैक्स रिटर्न में इस्तेमाल हुआ है, ना ये कोई फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए आप शनाख्ती कार्ड लेते हैं, वो जितना भी एडवांस्ड हो उसकी फोटोकॉपियां बनाते हैं आप। तो अभी तक यही सिस्टम, वही पुराना सिस्टम। मगर अगर हम देखें जो सिस्टम अब होने जा रहा है, इसको भी वन लिंक किया है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने किया था कि आप जाएं 500 रुपये के दें तो उसका डाटा मिल जाएगा, लेकिन अभी भी बैंक अकाउंट वगैरह का डाटा नहीं मिल रहा है इसमें। अब इसमें ये आ रहा है कि जो जहाँ जैसे पंजाब में या सिंध में डाटा जो आपका प्रॉपर्टी का है वो आ गया, तो वो आपके नाम से जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे, जो 500 रुपये की आप फीस दें। चलें, ये अच्छी बात है। अब इन कंक्लूजन अगर हम ये बस समझ सकें कि अब देखें, इसमें तो जितनी भी स्ट्राइक्स हों, जो भी हों, इसमें तो हुकूमत भी अटल नज़र आती है और इवेंचुअली देखें देना तो होगा मेरा ख्याल से। अब देने में ये टैक्स कॉन्फिस्केटरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्स इस तरह का है कि लोग समझें कि यार मेरे तो वारे में नहीं आती अब दुकान चलाना। ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले से जो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अभी यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्स निज़ाम डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त इस मुल्क में चाहे मोबाइल की बात करें, टायरों की बात करें, दीगर चीज़ों की, स्मगलिंग गुड्स ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है। क्योंकि जो आपकी कस्टम और ये सारी जो कलेक्शन है 500 से, ये मैं 2010 की बता रहा हूँ, उस वक्त बोला गया वही हुआ ना कि एक पाकिस्तानी का अंदरूनी लाइफस्टाइल जो है, जब इंडिया ने बंद भी किए हुए थे इस तरह की इंपोर्ट्स को, हमारा ऊंचा ऊपर चला गया। हुकूमत गरीब होती गई क्योंकि हम टैक्स उस पर देते नहीं थे, हमारा लाइफस्टाइल ऊपर चला गया। अब वो लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए आपको बदकिस्मती से जो आप पहले से अफोर्ड करके बैठे हुए, अब उस पर टैक्स देना होगा और वो चीज़ हजम जाहिर है करना आसान नहीं होगी। ये 6 मेजर क्लेम्स हैं जो ताजिर बॉडीज़ की हैं, जस्ट इन पासिंग, आपके ख्याल में कोई ऐसी है जिस पे हुकूमत लचक देने को तैयार है और कोई ऐसी है जो कि जायज़ है वाकई में? सर अगर हम देखें, शनाख्ती कार्ड से ये बैक नहीं होंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। सेल रसीद, क्योंकि शायद एक ऐसी कल आ जाए जहाँ पे मैं इस चिप एंड पिन के तहत इस कार्ड को एंटर करूं और मैं मेरे जितना भी डेटा है वो एक्सेसिबल हो। क्योंकि यही है, क्योंकि जैसे मोहित साहब ने बताया कि चिप एंड पिन का जब सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी तो इसमें डाटा वो आ जाएगा, ये दुकानदार है, होलसेलर है, रिटेलर है। अब उसका डाटा 1 बाय 1 कलेक्ट होना शुरू हुआ, इससे पहले कभी भी नहीं था। क्योंकि बायोमेट्रिक करने जाने का मतलब नादरा में यही है कि इसको रजिस्ट्रेशन कराना। अब उसके बाद जो भी डाटा होगा FBR डायरेक्ट उसके सिस्टम में जाके देख लेगा कि इसने कितनी माल ख़रीदा, कितना बेचा। अब यही वाला है कि चेयरमैन FBR ने भी बोला, आपने कई दफ़ा सुना, उन्होंने बोला कि मैं खुद यहाँ बैठा हूँ तो ये आप लोग बताएं मेरे साथ के जाके छापे मारते हैं कि इन दुकानों में कितने स्मगलिंग के सामान हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने एक क्लाइम बैक की है, उन्होंने कहा था कि हम इन्वेंट्रीज के ऊपर छापे मार के चेक करेंगे इन्वेंट्री कितनी है, और अब कहा गया है कि नहीं करेंगे, छापे नहीं होंगे। जी, तो ये तो एक मेजर ये प्रेशर आया है, क्योंकि वही है कि जब इन्वेंट्री कंट्रोल करने जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा किससे खरीदा। तो अगर अभी छापे मार दिए तो सारा बहुत ज़्यादा लोग फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा सच आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस वक्त जो डॉक्यूमेंट करने के लिए जो फैसले किए हैं वही उनको वैसे भी देखें, छापे जो है ना वो एक लास्ट रिजॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि एतमाद और एक रिलेशनशिप भी जो ताजर के साथ है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। पहले एजुकेट करके, मैं नहीं कह रहा बैक डाउन किसी चीज़ पे करें, लेकिन जो मुनासिब और रीज़नेबल ख्वाहिशात हैं उन लोगों की जिन्होंने एक्चुअली बिज़नेस करना है, जिनको बिज़नेस करने का ज़्यादा पता है, उनकी बात सुनना ज़रूर चाहिए।
और मेरे ख्याल से पहले से ये कह देना कि बस टैक्स देना है, देखें कुछ समझना भी पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर बात मुनासिब नहीं है तो उसको रिजेक्ट हमेशा किया जा सकता है। तो बहरहाल आई थिंक काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव भी बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। और अब हम अपनी आम सियासत की तरफ मेरे ख्याल से इस ब्रेक के बाद आएंगे। सही, आप लोगों के facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @JAFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @Heather810 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक। आज 13 जुलाई है। आज पूरा एक साल हो गया उस दिन से जब नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा लंदन से वापस तशरीफ़ लाए थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि एवनफील्ड केस में कन्विक्शन पहले हो चुकी थी। ये वो दिन है कि जिसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो उस पर यह दिन बहुत असरअंदाज होता नज़र आया। हमें नज़र आया कि उनकी एब्सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फील हुई। एक तो इन द रन अप टू द इलेक्शन इलेक्टेबल्स ने जिस तरह से वफादारियाँ बदली और फिर इलेक्शन के दिन पे भी जो टर्न आउट था, ये कोई नहीं कह सकता कि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इलेक्शन पे पड़ा। वो भी दिन है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने 5 घंटे लाहौर के एयरपोर्ट ढूंढने की नाकाम कोशिश की थी और लाहौर के शहबाज शरीफ साहब का तो हमने उस दिन जो कहा था वो अब हम दिखाएंगे, लेकिन एक देखें ये अब सवाल ये है, नहीं ये पहली बार वाजे हुआ था शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, पहली बार वाजे हुआ था। लेकिन इम्पॉर्टेंटली अब ये जो रिसेंटली वीडियो आई है इसके बाद क्या उस दिन को हम समझें कि वो ये दिन था जब इन लोगों को कैद करके इलेक्शन जो है उसको चुराया गया, ये एक नज़रिया होगा, या क्या वो दिन था जब जो है करप्शन को कैद किया गया। अब आज जो वीडियो आई है उस पस मंज़र में इन दोनों में से क्या था क्या नहीं था वो हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन इम्पैक्ट इलेक्शन पे तो ये कोई नहीं कह सकता कि उस दिन का कम था। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। जो आगे ये कैंपेन नहीं कर सके, एंड में इलेक्टेबल्स जो हैं उनको नज़र आ गया कि ये तो कैद हैं। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है इलेक्टेबल्स पे, जबर भी हो ना भी हो, लेकिन इलेक्टेबल्स आर लुकिंग फॉर द विनिंग साइड। तो एक आपने जो है वो पूरा क्लियर इंडिकेट कर दिया था कि ये इलेक्शन नहीं जीतने वाले। एक तो ये कर दिया था, दूसरा मैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अपने हवाले से शायद ना चलवाएं, हमने जो 1 साल पहले ये कवरेज की थी उसके अंदर बहुत सारी तनकीद और बहुत सारी बातें और बहुत सारे तज्ज़िये हुए थे। मैं पहला वो दिखाना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब 5 घंटे या 6 घंटे उन्होंने बड़ा शोर मचा के बड़ी मेहनत दिखा के लाहौर के अंदर गोल गोल चक्कर काट के वापस जब घर चले गए थे और एयरपोर्ट नहीं पहुँचे थे, और एयरपोर्ट पहुँच जाने का नतीजा ये होता कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ही नहीं थी एयरपोर्ट पहुँचने, उनका सीन ही नहीं था एयरपोर्ट पहुँचने का। अगले दिन उन्होंने कहा था कि नहीं एयरपोर्ट नहीं, हमारा काम था अवेयरनेस क्रिएट करना। मुझे वो याद आया कि आई थिंक वो यही अवेयरनेस क्रिएट करने का साकिब निसार साहब इस तरह डैम के लिए कर रहे थे, तो वो डैम कभी बनाना ही नहीं था। तो शहबाज शरीफ साहब को भी एयरपोर्ट कभी पहुंचना नहीं था, और वो पहुंचे जो 2-3 PML नून के तकल्लुफ करके थे वो भी वहाँ से वापस चले गए थे। मुशाहिदुल्लाह खान पहुंच गए थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब में उनके ताल्लुकात भी कुछ थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब पहुंच गए थे, वो जरा मसला हो गया था, लेकिन बाकी कोई ना पहुंचा था। और बकौल शहबाज शरीफ साहब के पहुंचना अच्छा ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, लोग पहुंचना भी चाहते थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक गाड़ी में ही बंद रहे और अंदर से कुछ बातें लाउड स्पीकर पे करते रहे। एंड आई थिंक देखते हैं कि इसके नतीजे में वहीद साहब ने एक कॉल की थी कि ये इसकी वजह से कुछ आया हुआ, और अब उस पर बात करते हैं कि वो कितना सही निकला। आज की बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ के बाद अगला लीडर अब जो है शहबाज शरीफ नहीं मरियम नवाज हो सकती हैं। तो फुल मार्क्स ये सही पिक थी। देखें मेरे लिए तो ये नो ब्रेनर है। उस दिन से जब मियाँ साहब को नाअहल किया गया और मरियम नवाज साहिबा वोट को इज़्ज़त दो तहरीक का हिस्सा बनती हैं, उससे पहले भी वो बहुत अरसे से नुमाया थी, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई नेवर रियली नोटिस्ड हर। ये जब वो उसका हिस्सा बनती हैं तो आपने फिर देखा होगा उसके बाद से आई मोर देन नोटिस्ड हर, राइट। बट वो जो उनका एक दलेरी थी उस वक्त, वो जो उनका पॉइज था, डिमीनर था, जो उनकी क्विक लर्निंग थी, जिस तरह से एकदम से जो है ना वो एक लगा के अंदाजा हो गया कि अगर ये एयरपोर्ट जैसे 2 डिग्रियां कर ली उन्होंने 4 दिन में एयरपोर्ट जाने के लिए जो अगर निकलेंगे उनकी मैच्योरिटी थी, जो उनकी मैच्योरिटी थी, सिंगल माइंडेड पर्पसफुलनेस थी, जो उनकी एक क्लैरिटी थी और नो नॉनसेंस अप्रोच थी चीज़ों के बारे में। एक बात मुझे ये तो बड़ा क्लियर हो गया था कि शी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर। इस सिंगल माइंडेड क्लैरिटी ने नवाज शरीफ साहब को जेल तो नहीं पहुंचाया। देखें ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहा जाता है कि उन्होंने क्योंकि बहुत क्लैरिटी के साथ एक स्टांस ले लिया मियाँ साहब के जाने के बाद,
और वो अगर एक्सट्रीम स्टांस नहीं लेती वो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता। फिर होता ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जाते, लेकिन PML नून जो है वो भी इनके हाथ से निकलती और PML नून जो है वो शहबाज शरीफ साहब के थ्रू बिल्कुल साउथ चली जाती और PML साउथ बन जाती वो। तो इसलिए सियासत भी इन्होंने बचाई मरियम साहिबा ने, और साथ ही साथ जो नैरेटिव था, एक सेकंड, मरियम साहिबा ने किया PML के साथ, PML नून को PML क्यों बनाने से उन्होंने रोका है। ये PML क्यों बन जाती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बड़े मजे से रोडे बनाते और सारे इश्यूज पे जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर जाना था। अपने वालिद साहब को जेल में आज होने की वजह उनकी क्लियर साइटेडनेस है। देखें, जेल जो नवाज शरीफ साहब गए वो इसलिए गए क्योंकि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने प्रॉबली ये मुश्तरका फ़ैसला किया था कि वो हर चीज़ और हर प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एज कॉन्विक्ट बाहर जाके लंदन में ज़िंदगी नहीं गुजारने वाले। और यही वजह बनी थी कि जब 13 जुलाई को इन्होंने फ़ैसला किया, ये जानते बूझते कि वो जेल जाएंगे, तो दे वर वेरी क्लियर कि दे वर कमिंग बैक गोइंग टू जेल, बट दे वर वेरी क्लियर दैट इफ दे डोंट डू दैट। अव्वल तो इन दोनों ने ये फैसला किया कि हमारे जो असासाजात हैं उनके खातिर खा जवाज़ नहीं पेश करेंगे, और हमारे जो 2 और रिश्तेदार हैं उनको मुल्क में नहीं बुलाएंगे ताकि वो जवाज़ पेश कर दें, और एक कतरी खत पे रिलाई देखें करेंगे। वो तो मेरिट्स की आपकी बात है कि इन्होंने क्या पेश किया, नहीं आज की वीडियो उसके बाद जेल हुई, नहीं उसके बाद नहीं जेल हो, मतलब कन्विक्शन हो गई थी उनके आने से पहले। इसलिए हुई थी ना क्योंकि कोई खातिर खा जवाज़ नहीं पेश किया था। आप ये कह रहे हैं, लेकिन वीडियो बता रही है कि कन्विक्शन हो सकता है किसी और वजह से हुई हो, आपको क्या पता है। ऑल्दो मैं बात कर रहा हूँ ना, देखें इशारा तो अजीजिया में भी यही है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या फिर कोई कंस्पिरेसी थी जिसका हिस्सा ये जज साहब बने, यानी अभी ये हमें फोरेंसिक ऑडिट और दीगर चीज़ों के बाद ये बात वाज़े तौर पे सामने आएगी, लेकिन लोगों के जहन में तो ये बात है आज कि आप जिस बुनियाद पे आपने इलेक्शन बदल दिया पूरा, तो वो बुनियाद जो है आज उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, वीडियोज़ के थ्रू क्वेश्चन किया जा रहा है। बहुत सारे और क्वेश्चन भी उस दिन रेज हुए थे जो कि पर्टिनेंट है इमरान खान साहब के हवाले से, कि उनको अब एक अलग ग्रुप में सामने आना पड़ेगा, उनको एक अलग पेस पे चलना पड़ेगा। इस तरह और बहुत सारे सवाल थे, आपको दिखाना चाहेंगे उस दिन की हमारी जो कवरेज थी। आज इमरान खान साहब जो हैं इस सारे दिन के बाद कितने मुतमईन होंगे या परेशान होंगे, कितना उन्होंने गेन किया, कितना उन्होंने लूज किया। जाफी साहब आपसे शुरू करूंगा। इमरान खान, हाउ इज ही फीलिंग कल रात और आज रात ये 24 घंटों में? खान साहब ने कल जो बयान दिया, जो उन्होंने खोते जाएंगे और उन्होंने इस तरह की बात की, वो भी उनके खिलाफ जाएगा। देखिए, अंडरडॉग खेलना, एक अंडरडॉग विकेट पर उतरना बहुत फर्क चीज है। खान साहब ने आज तक वो किया है। अब उनको समझना चाहिए अब मैं फेवरेट उतर रहा हूँ, चाहे वो मैं जायज उतर रहा हूँ, चाहे वो मैं फेयरली उतर रहा हूँ, लेकिन खान साहब अब उनको बिहेव करना चाहिए विद ग्रेस। मेरे ख्याल में जो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि अब खान साहब पूरी ज़िंदगी एज अंडरडॉग खेलें और अब एज फेवरेट खेलना पड़ेगा, मेरे ख्याल से खान साहब ही नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से खान साहब ने जो ट्रांजिशन जो वो नहीं कर पाए, वो महज अंडरडॉग से फ्रंट रनर का ही नहीं था, वो एक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से एक प्राइम मिनिस्टर का जो सफ़र है वो भी आज नहीं नज़र आता कि उन्होंने बखूबी तय किया। वही बात हो जाती है ना, अंडरडॉग आज जो अग्रेशन है उनमें, और जो जिन टॉपिक्स पे वो अगर ताजिरों से भी मिलते हैं तो कहता है मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो ही सीम्स टू बी ऑब्सेस्ड विद द फैक्ट कि अगर और कुछ नहीं तो इस पे वो रिलेंट करने को नहीं तैयार के जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। भाई साहब, जब भी गुस्सा आता है उनको याद आती है मेरी पहली प्राइम मिनिस्टेरियल स्पीच जो है उसको भी नहीं होने दिया। यानी लोग इस तरह की बातें दोहराते नहीं हैं बतौर वज़ीर आज़म। एक चीज़ अभी तक समझ नहीं पाए हैं मेरे ख्याल से कि ये हाउस उनका है, ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, जैसे भी वो बने ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। ये हाउस में जब तक इश्यूज पे बात नहीं होगी, ऐसे तरीके से नहीं चलेगा, लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें बड़ा नुकसान इनका है। और ये इस हाउस को आज भी जिस तरह अपोजिशन में सोचते थे ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे हाजिरियाँ लगनी हो, यहाँ पे अब ये जिस तरह आज तक ये जो सिसिलियन माफिया की बातें करते हैं, एज प्राइम मिनिस्टर शुड ही बी गेटिंग जवाब आते हैं वैसे उसके। 2 टोक जवाब मरियम नवाज साहिबा देती हैं, टू द पॉइंट, पॉइंटेड, शार्प, क्लियर एंड बेस्ड ऑन रीसेंट फैक्ट्स। खान साहब को इन चीज़ों में इंगेज करके खान साहब ने अभी हालिया दिनों में कोई अपने आप को फेवर्स नहीं कर रहा। सिसिलियन माफिया का हवाला लगता है ऐसे है कि कुछ ज़्यादा सोच के नहीं दिया। उससे पहले एन रैंड को उन्होंने जो कोट किया था वो भी लगता है कि उनको पढ़े बगैर कोट किया था। खान साहब मतलब लूज बॉल करा रहे हैं आजकल। मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प एंड आई होप दे बोथ ट्वीट अबाउट इट। बट देखें, एक बात है कि वो रात मुझे याद है 13 जुलाई की बहुत हमारी लंबी ट्रांसमिशन भी चली थी
और आज अगर उसको इन पर्सपेक्टिव देखा जाए तो वाकई में 1 ईयर ऑन बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर हुई हैं कि वो 13 जुलाई क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे कम से कम सवालात उठते हैं कि ये 13 जुलाई क्यों हुआ, और ये आज इन सवालात का मोइज़ जाफ़री साहब मैं आपको बता दूं कि अगर जवाब तसल्ली बख्श नहीं आवाम को मिला तो आप मरियम नवाज़ को 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनाने जा रहे हैं फिर, क्योंकि ये चीज़ देखें ये दब के ख़त्म नहीं होने वाली। ये जो एक हैवी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब ज़रा मेरे इस बिलफर्ज के साथ चलिएगा। हमने जो पहली सेगमेंट में मईशत की बात की है, अगर टैक्स रिफॉर्म इस हद तक इम्प्लीमेंट करने में खान साहब की हुकूमत कामयाब हो जाती है, अच्छी बात है। अगर IMF का ये लोन रिपेबिलिटी के टेन्यर के दौरान हम अपने जो बुनियादें हैं हमारी मईशत की जो कि ढीली और फरसूदा हैं, उन्हें हम किसी हद तक दुरुस्त कर देते हैं और एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाती है अगले 2 सालों में, तो ये जो सारी बातें हैं ये हम 4 साल एनिवर्सरी इसकी बना रहे होंगे, इसकी 5 साल एनिवर्सरी बना रहे होंगे। देखें एक बात समझें कि बहुत सारी जो रीजंस हैं नॉन परफॉर्मेंस की वो लिंक्ड इस चीज़ से भी होती हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी मॉरल लेजिटिमेसी कितनी है और क्या है, और आप अभी तक क्या कंज्यूम्ड हैं उन इश्यूज़ में जो एक्चुअली पॉलिटिकल ऑपोजिशन वाले आपके पुराने इश्यूज़ हैं। खान साहब का अगर आप जो कह रहे हैं कि क्या वो 4 साल में अगर अमेरिका बना देते हैं पाकिस्तान को, तो क्या हम फिर भी मरियम नवाज साहिबा की 13 जुलाई की बात करेंगे? प्रॉब्ली नॉट, बट लेट हिम मेक दिस अमेरिका फर्स्ट। कि अगर पाकिस्तान खुदा करे कि एक मॉडिकम ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ ये आपकी बात मैं तस्लीम करता हूँ कि अगर आज माशी हालात और लोगों के हालात जो हैं वो अगर अच्छे हो जाएं, याद रखना होगा तो वो सियासत को ज़्यादा कान नहीं धरेंगे। कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अंग्रेज़ी का अखबार है वो उसकी भी क्या सर्कुलेशन, वो 1,30,1,32,000 छपता है और उसमें से भी तकरीबन 60,000 मतलब कोई नहीं पढ़ता वैसे, यानी और वही एक अखबार है, अंग्रेजी अखबार कोई नहीं पढ़ता। उस तरह के 1-2 और अखबार हैं जिसके अंदर इस तरह के ख्यालात डिस्कस होते हैं, जिनके वो मरियम नवाज़ नहीं, मरियम नवाज का ना बोलें आपके, वो वही डिस्कस होते हैं, लेकिन द थेफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी और ये जमहूरी मैंडेट लोग जो हैं, देखिए मरियम नवाज साहिबा का जो है ना चैलेंज कम नहीं करना नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए ये इशू नहीं जो है ना ये, लेकिन ये इशू आम आदमी का एक्चुअली है। अब ये मरियम नवाज साहिबा का जिम्मा है कि वो लोगों के इश्यूज से कनेक्ट कर सकें अपनी ट्रबल्स को, क्योंकि जब वो ये जोड़ पाएंगी इन दो चीज़ों को तो उनकी ट्रबल्स अवाम की ट्रबल बन जाएगी, और अवाम जो है फिर अवाम रोटी कपड़ा मकान लेवल पे ट्रबल नहीं होगी तो ये बातें उस अंग्रेजी अखबार के इदारिये तक महदूद होंगी, बड़ी बहुत खूब होंगी, बहुत ज़बरदस्त होंगी। अंग्रेजी अखबार में जिस तरह इसको इशू पेश किया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, रूल ऑफ लॉ का वगैरह, उस तरह से ही अगर मरियम नवाज साहिबा पेश करती रहीं तो शायद कनेक्शन ना हो। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबी नहीं होती, जब ये चीज़ें नहीं होती तो आवाम की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है, और ये जोड़ना मरियम नवाज साहिबा का काम है। लेकिन अगर बराह रास्त फ़र्क ना पड़े, जो कि कोई भी नहीं दुआ करेगा कि बराह रास्त फ़र्क पड़े, लेकिन अगर बराह रास्त नहीं पड़ता है फ़र्क, बराह रास्त अगर लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, उस तरह नहीं जिस तरह के मसले भी लेस लाइकली, उस तरह बराह रास्त नहीं कि टैक्सेशन के बारे में समझते नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान में खुद उठाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, उस तरह वो बराह रास्त में नहीं कह रहा। अगर बराह रास्त खान साहब की परफॉर्मेंस से लोगों की मुश्किलात में इजाफा वाज़े नज़र नहीं आएगा, यानी कि खान साहब अगर इस बात को हल कर लेंगे तो ये सारी किताबें बातें। देखिए ठीक है आपकी बात, अगर लोगों के मसले हल हो जाएंगे तो उनमें एजिटेशन नहीं होगी, हल हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई दैट नॉट माय प्रॉब्लम, बट दैट्स द होल टास्क ऑफ द पॉलिटिशियन, दैट मरियम नवाज साहिबा हैज टू शो पीपल एंड कन्विंस पीपल कि दिस इज आवर प्रॉब्लम एंड दैट्स हर टास्क एंड शी हैज टू डू इट। सही है। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agency हमारा ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @Heatherweight10 साहब का ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से जब हाजिर होंगे तो सेनेट के जो आने वाले चेयरमैनशिप के ऊपर चैलेंज और टसल है उस हवाले से बात करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। एक मेजर चोट हमारे जमहूरी प्रोसेस को हैरान कुन तौर पर सेनेट इलेक्शंस के अंदर जब पड़ी, जब पीपल्स पार्टी ने तवक्को के ख़िलाफ़ एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट किया जो कि PML नून को अंडरमाइन करने के लिए था, सिर्फ PML नून को अंडरमाइन करने के लिए,
और उस कैंडिडेचर को सपोर्ट करते करते इस हद तक पहुंच गई पीपल्स पार्टी कि जो असल आमिराना सोच है इस पाकिस्तान में वो PML नून की है और नवाज़ शरीफ की है। और उस वक्त बहुत बार्ब्स ट्रेड हुए कि ये नवाज़ शरीफ जो हैं ये दर हकीकत एक डिक्टेटर हैं, लिहाजा हम इनके साथ कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब ने सेनेट चेयरमैनशिप, सेनेट इलेक्शंस के बाद जब चेयरमैनशिप की बात सामने आई थी तो पीपल्स पार्टी के हाजिर चेयरमैन जनाब रज़ा रब्बानी साहब को कंटिन्यू करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। और जब उन्होंने कहा था ये मेरे लिए ठीक है, आप इनको कंटिन्यू करते रहें, हम इनके लिए वोट दे देंगे, हालांकि PML नून की प्लूरलिटी थी, फिर जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं जी आपके लिए ठीक होंगे, मेरे लिए ठीक नहीं है। और ये जरदारी साहब का उस वक्त समझा जा रहा था वहीद साहब के एक बहुत मेजर उन्होंने कार्ड प्ले किया है, अपने नंबर्स अमंगस्ट रेलेवेंट क्वार्टर्स अपने नंबर्स बढ़ा लिए हैं और नतीजतन सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट उन्होंने लगवा दिया। आई थिंक उस वक्त एक्सपेक्टेशन भी कुछ ये बन गई थी कि शायद जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस उस तरह से आगे ना बढ़ें जिस तरह से अब हमने देखा है कि बढ़े फिर भी बढ़े हैं। और इसी वजह से अब नज़र आता है कि ये संजरानी साहब का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बलूचिस्तान के राइट्स के बहाने किया था और एक्चुअली उसका मकसद जो है वो नज़र आता है कि नवाज़ शरीफ साहब को वीकन करना और इस्टेब्लिशमेंट को प्लीज़ करना नज़र आता है। तो अब ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें मॉरल हाई ग्राउंड तो खैर पीपल्स पार्टी का बिल्कुल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अपोजिशन के नंबर्स हैं और बिलाखिर ये उस वक्त जिसका हक नज़र आता था यानी PML नून, तो अब उनका कैंडिडेट आ रहा है। बेजेंजो साहब को उन्होंने किया है और ये जहन में रहे उनका नॉमिनेटेड, बेजेंजो साहब की अपनी पार्टी है लेकिन उनके नॉमिनेटेड, उनके जो ये नॉमिनेटेड हैं, अगर आप उनकी तकारीर सुन लें पार्लियामान में तो आप समझ जाएंगे कि उनको क्यों नॉमिनेट किया। अच्छा, मीर हासिल बेजेंजो साहब की एक बात बताना अहम है कि जब उनके सामने ये खुद वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच कॉज के बहुत पुराने रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सामने जब ये बात की गई थी कि देखें बलूचिस्तान के नॉमिनेटेड सेनेट के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने ये कहा था संजरानी साहब के हवाले से कि आप ये बलूचिस्तान को ये लॉलीपॉप्स मत दिया करें कि आपने एक अच्छा, दिस इज वर्स देन अ लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप संजरानी साहब की वर्स देन अ लॉलीपॉप इसलिए थी क्योंकि फिर एक कॉप आउट भी मिल जाता है ना कि भाई हमने कर दिया, बना तो दिया, देखो तुम्हारा चेयरमैन सेनेट आ गया और क्या चाहिए बलूचिस्तान। हालांकि जो असल चीज़ें उनको चाहिए वो उनके रिसोर्सेज उन पर खर्च हों, उनका इख्तियार सियासी तौर पे अपनी ज़िंदगी पे अपनी सियासत पे बढ़े, उनकी खुद मुख्तारी जो है उस वो पॉलिटिकल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो अंडरमाइन ना हो, ये उनके मसाइल हैं। उनको एक फिगर हेड चेयरमैन सेनेट दे देना जो है वो उनके मसलों का हल नहीं है मेरे ख्याल से। ये ऑपोजिशन और अभी भी बेजेंजो साहब इस तरह से ऑपोजिशन की एक अक्लमंदी है ऑप्शन कि एक फिगर हेड चेयरमैन सेनेट की रिप्लेसमेंट एक मोर देन अ फिगर हेड चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखते हुए मीर हासिल बेजेंजो साहब इज नॉट अ फिगर हेड बिकॉज उनकी आप देखें हमआंगी है PML नून की लीडरशिप के साथ ऑन इशूज। लेकिन बलूचिस्तान से तो है ना, अगर आप ये कह रहे थे आप बलूचिस्तान को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो तो मिल रही है। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में या एज चेयरमैन सेनेट जो है वो इस चीज़ का नेम बदल नहीं हो सकता कि जो उनके लोगों के एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं। अच्छा, ये इस वक्त जो हुकूमत जिस तरह तनकीद कर रही है वो अगर हम हाजिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, साबिक इंफॉर्मेशन के जब अना का मसला बन गया था वो बाद में दिखाएंगे। इस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस सेनेट की चेयरमैनशिप रिमूवल की मूव को किस तरह कमेंट किया? चेयरमैन सेनेट के हवाले से उन्होंने एक तहरीक जमा कराई है, तहरीक अदम एतमाद। तो पूरे पाकिस्तान के अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या वो चेयरमैन सेनेट जिनको ये खुद मुंतखब करके लेके आए, उस चेयरमैन सेनेट ने क्या ऐसी इनकी शान में गुस्ताखी कर दी कि आज उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है कि उन्होंने तमाम कवानीन क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी की, सिर्फ नहीं की तो ज़िले सुबहानी की ख्वाहिशात की तकमील नहीं की। ये आखिरी लाइन के अलावा तकरीबन सारी बातें जो फिरदौस साहिबा कह रही हैं, लेकिन एक इसकी बात है जो एक्चुअली मरियम नवाज साहिबा ने कही और बिल्कुल सही कही थी। उन्होंने कहा था कि देखें
चेयरमैन सेनेट के बदल जाने से सियासत और जो सारे गलत हैं वो सही सब तो नहीं होंगे, लेकिन अलामती तौर पे जो बकौल उनके इलेक्शन छीना और चोरी किया गया था उसकी पहली अलामत और पहली कड़ी है सेनेट इलेक्शन। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा का इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था और मेरे ख्याल से बजा है उनको ये कहना। ये पीपल्स पार्टी ने तो जो ये किया है वो तो इमरान खान से बड़े यूटर्न। आप अगर जमहूरियत का अलामतदार बनने जाते हैं तो आपने जवाब देना होता है इस तरह की हरकतों को, कि जब सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आपने अपना मफाद देखते हुए क्या जवाब दें कि फिर हमारे खिलाफ फिर भी केसेस हो गए तो अब हम क्यों ना, तो इसलिए अब हम आज जमहूरियत याद कर रहे हैं। नहीं, यानी इट कट्स बोथ वेज। अव्वल तो ये कि आपकी जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं वो अपने मफाद की हद तक हैं, और दूसरा जब मफाद अपने ना मिले तो जमहूरी क्रेडेंशियल्स फिर आपको याद आते हैं। ये उस वक्त जब ये डाका डाला गया था तो ये PML नून पे डाला गया था। इस दफ़ा इट वुड बी इन द फिटिंग ऑफ थिंग्स कि अगर बेजेंजो साहब जीत जाते हैं तो ये उस वक्त का इस तरह से पहला अलामती अजाला होगा, और इसकी सिग्निफिकेंस महज यही है इस वक्त। और इसीलिए इसकी शायद कानून साजी में सेनेट का एक मेरे ख्याल से इसको इसी वजह से कि इसकी सिग्निफिकेंस लिमिटेड है, लिहाजा ये हो भी जाए। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सेनेट के अंदर आके उनकी तल्ख कलामी हुई थी कुछ सेनेटर्स के साथ, जिसके बाद उनसे उनसे अपॉलॉजी तलब की थी। अब अपॉलॉजी जब तलब की थी तो फवाद चौधरी साहब, आप लोगों को शायद अब याद ना हो, वो जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो फवाद चौधरी साहब माजरत करने वाले आदमी नहीं थे, वो डबल डाउन करने वाले आदमी थे। सादिक संजरानी साहब ने ऐलान किया कि इनको आके माजरत करनी होगी वरना इनको हम हाउस में नहीं आने देंगे, और जवाब में फवाद चौधरी साहब ने संजरानी साहब के वही क्रेडेंशियल्स उसी तरह सवाल किए जिस तरह PML नून आज कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे। कल जो कुछ हुआ वजीर इत्तलात को आकर माफी मांगना चाहिए, और वो माफी नहीं मांगते तो मैं सेनेट के रूल 13(4) को पढ़ते हुए उन पर जारी इजलास के बकाया सिटिंग्स के लिए हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगाता हूँ। मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए। इस रवैये के ऊपर पूरी हुकूमत को हमें बहुत अफसोस है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो फाकी गुजरा को इस तरह से ह्यूमिलिएट करे, तो माफ़ी उसकी ज़रूरत नहीं है। वो चाहिए उन्हें कि अगर वो एक इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते, अगर वो तवाज़ुन नहीं ला सकते, तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। उनके रवैये से फिलहाल उनकी अपनी जमात भी मुतमईन नहीं है। परवेज़ खट्टक साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर जो है वो बात करके आगे चल सकेंगे, वरना इस तरह से मामला नहीं चल सकता। बहरहाल उनकी पोजीशन ये है कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ये चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इलेक्टेड बिल्कुल नहीं है। इशारा उनका यही था कि ये मैन्यूवर्ड और मैन्युफैक्चर्ड है। अब वही इशारा जो है वो वापस जब वही पार्टीज़ जिनकी गलती थी उनके आने की, वही जब वापस लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो सुनेंगे, मेरे ख्याल से तो ये सुनेंगे। सुनने का कुछ नहीं होगा इस इशू में। इट्स अ पावर गेम। PPP की प्रायोरिटीज़ अब मुख्तलिफ हैं, उन पर केसेस फिर भी हो गए। उन्होंने जो ये शतरंज की गेम खेली थी उसका उन्हें वो खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, और सेनेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कानून साजी। चेयरमैन सेनेट भी इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हैं, और ज़ाहिर है एक अपर हाउस है, एक प्रेस्टीज की भी बात है। अब आगे जाके जो भी होगा, जो भी यू टर्न PTI ले रही है अब और जो PPP ने ली है, उसके बावजूद ये नंबर्स गेम है और ये नंबर्स पर डिसाइड हो। सही है। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @हैदरवीर10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ 8:05 पर फिर आते हैं।